नमस्कार। आज की हमारी कहानी है क्या वह सच में कुलक्षणी अपशकुनी थी। 20 साल पहले वह कस्बे के नामी जमींदार रमाशंकर चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलक्षणी अपशकुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे यह चिंता भी थी मेरे बाद इसका क्या होगा। रमाशंकर से उनकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले एक दिन जब रमाशंकर उनसे मिलने आए तो उन्होंने रमाशंकर को सिया के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब रमाशंकर बोले कि अगर उचित समझो तो मैं सिया को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो पत्नी के स्वर्गवास के बाद से 3-3 बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को तो वे तीनों 15 बरस के हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी बिना घर भी तो भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर। सुनकर सिया के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे रमाशंकर के साथ विदा कर दिया। रास्ते में रमाशंकर ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी सिया ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे। गीतेश, दिनेश और दिव्या ही हमारी संतान रहेंगी। तब रमाशंकर उनसे बोले थे कि तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। रमाशंकर का घर एक ही तल्ले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की मौनी बुआ आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उड़ेल दिया था कि सिया और बच्चों के बीच दूरियां बनी रहें और वे अपनी रोटियां सेकती रही। सिया ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत ही लिया, साथ ही कामगारों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेंगी। पास पड़ोस के लोग भी उसे सियाजी कहकर पुकारने लगे थे। गीतेश और दिनेश कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों की हरकतें देखते हुए रमाशंकर जी ने मना कर दिया। तब सियाजी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार उन्हें नई माँ न कहकर थैंक यू माँ कहा था। साल भर बाद बेटी दिव्या ने भी शहर के कॉलेज से बीएससी करने की इच्छा जाहिर की। तभी रमाशंकर ने लड़की जात है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी जैसी अटकलें लगाई थीं, लेकिन सियाजी तो हार मानने वाली थी नहीं। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे रमाशंकर जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी। सोचते थे कि मेरे ना रहने पर सिया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ। पैसा डूबते देख रमाशंकर भड़क उठे। बोले, चुपचाप वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। सियाजी फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गईं। भाड़ के गहने बेचकर बेटों को पैसे दे दिए थे उन्होंने। माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती थी। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। दिव्या की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही रमाशंकर जी ने अपने बैंक कर्मी मित्र के सीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीतते गीतेश, दिनेश की भी एक ही घर की 2 बेटियों के साथ विवाह कराकर वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए।
दिव्या एक बेटे की माँ बन गई और बहुओं ने भी उन्हें पोते पोतियों का मुंह दिखा दिया। एक दिन रमाशंकर जी पत्नी से बोले कि बेटे बहू तो बुलाते नहीं, हम ही चलकर उनसे मिलाते हैं। सिया जी तो बहुत खुश हो गईं। तुरंत चलने की तैयारी करने लगीं। काम निपटाकर पति को दूध दे आईं। कहा, पी लेना, बच्चों के लिए जरा मिठाई रख लेती हूँ, कहकर वे रसोई में चली गईं और वापस आकर देखा तो रमाशंकर जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। सब व्यवस्थित करके वो भी सो गईं। सुबह उठकर देखा तो सिया जी चकित रह गईं। रमाशंकर जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी, हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो मुंह से चीख निकल गई। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही अपनी आंखें मूंद ली, कहते हुए सिया जी रोती जा रही थीं। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो और उनके पति की याद। करीब 6 माह बाद गीतेश आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेली क्या करेंगी, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और कामकाज का था तो गीतेश बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख लेते हैं, फिर मैं और दिनेश तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसा सब घरों में होता। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे का क्या, बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती, आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वे हंसकर टाल जाती। सिया जी का पोता शौर्य और पोती श्रेया अब टीनेजर हो रहे थे। उस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने देखा कि शौर्य छिपकर सिगरेट पीता था और श्रेया भी देर रात तक घर वापस आती। वे कुछ पूछने और समझाने का प्रयास करती तो दोनों ही उन्हें झिड़क देते। एक दिन वे शाम की कीर्तन करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नज़र श्रेया पर पड़ी जो एक लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का श्रेया के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। श्रेया ने मना किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। श्रेया उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अपनी कमर में घोंसा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का तो भौंचक्का रह गया। पिटते हुए पूछा, आखिर आप हैं कौन? नास पीटे, मैं श्रेया की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के अंदर समेट लेती है। दादी का सहारा मिलते ही श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। सिया जी उसे चुप कराती हुई बोली कि अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी को कुछ मत बताना, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ दादी, उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ लिया था। यही सब देखकर सिया जी ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दो। तो गीतेश ने उन्हें क्या अधिकार है, सौतेली तक कह दिया। वे तेश में आ गईं और बोली, तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके ना रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूँगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। रही बात सौतेली की तो सुनो, अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोदा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और ना ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने कैकेयी से पूछा था। कहते कहते उनकी सांस तेज चलने लगी। बोली, घर में क्या होता है, तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारी बच्ची। दादी आप बैठिए। श्रेया ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और गीतेश से बोली, डैडी कल शाम को मैं। उसने पूरी बात बताकर कहा
कि कल अगर दादी समय पर न आती तो। वह रोने लगी। बेटे हतप्रभ थे और बहुएं शर्मिंदा। उन्होंने सियाजी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगीं और बच्चे वे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी, हमें भी बताइए। तभी दिनेश का छोटा बेटा यश दादी की गोद में बैठते हुए अपनी तोतली आवाज़ में बोला, दादी मैं तो ना अपनी गन से सबको उड़ा दूंगा। फिर तो घर में ठहाके गूंजने लगे। तभी मौनी बुआ आईं। बहुओं को किचन में देखकर कहने लगीं, आखिर है तो तुम्हारी सौते। उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही दिनेश ने उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए आपको स्टेशन छोड़ाता हूँ। मौनी बुआ ने अपनी दाल न गलते देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।